अच्छा, राइट। तो ये मैंने बताया ना आपको कि ये वाला जो लेक्चर है, दिस इज अबाउट असाइनमेंट 14। उसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? गिव एन एग्जांपल ऑफ अ गवर्नमेंट क्रिएटेड मोनोपोली, इज क्रिएटिंग दिस मोनोपोली नेसेसरली बैड पब्लिक पॉलिसी। अच्छा, तो पहले तो हम ये देख लें कि मोनोपोली होती क्या है। और यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, अ फर्म दैट इज द सोल सेलर ऑफ uh, a firm that is a sole seller of a product without any close substitutes। तो यानी कि ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है परफेक्ट कंपटीशन का, जहां हमने कहा था ना लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, राइट। सो ये वो सिचुएशन है जहां पे एक सेलर है। बाय द वे, एक वो भी सिचुएशन होती है जहां एक बायर होता है, उसको मोनोप्सनी कहते हैं। बट हम वो नहीं स्टडी कर रहे, हम मोनोपोली स्टडी कर रहे हैं जहां पे एक सेलर है, ठीक है। अब जब एक सेलर है तो वो किस तरीके से एक सेलर हो सकता है, क्योंकि कोई एंट्री बैरियर है। अगर आपको फ्री एंट्री एग्जिट एक कंडीशन थी ना परफेक्ट मार्केट की, यहाँ पे वो फुलफिल नहीं हो रही, तो देयरफॉर देयर इज जस्ट वन सेलर, और उस वो जो सेलर है उसके साथ कोई क्लोज कंपेटिटर मौजूद नहीं है। एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, जनरली इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं होती, लेकिन एनीवे इसकी डेफिनेशन यही है। तो क्योंकि वो एंट्री बैरियर्स है, देयरफॉर देयर इज जस्ट वन सेलर इन द मार्केट, और वो जो सेलर है वो मोनोपोलिस्ट भी उसको आप कह सकते हैं। और ये क्यों एंट्री बैरियर्स किस किस्म के होते हैं जिसकी वजह से ये मोनोपोलीज क्रिएट होती हैं? तो ये इन्होंने 4 रीजंस बताई हुई हैं कि रिसोर्सेज, गवर्नमेंट रेगुलेशन, इसी तरह आपका दी प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसको नेचुरल मोनोपोली भी कहा जाता है। अच्छा जी, अब मोनोपोली में ये याद रखना है कि क्योंकि ये मोनोपोली है, इसलिए वो प्राइस टेकर की बजाय प्राइस मेकर हो जाता है मोनोपोलिस्ट, ठीक है। वो कंट्रोल करता है मार्केट, उसके पास मार्केट कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि उसको कोई कंपटीशन नहीं है, वो अकेला मार्केट के अंदर जो है वो ऑपरेट वो वाली फर्म कर रही होती है। इसी तरह उसका एक रीजन तो है रिसोर्सेज, ठीक है। उसका रीजन ये है कि हो सकता है कि कोई ऐसी मार्केट हो जिसके अंदर सारे रिसोर्सेज किसी एक इंडिविजुअल के पास हो। फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया हुआ है ऐसी मोनोपोली जो रिसोर्सेज की वजह से क्रिएट होती है, जैसे डी बियर्स, वो एक डायमंड्स की फर्म है, और ज़्यादातर डायमंड्स जो हैं वो निकलते साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका के अंदर उसके पास उसकी मोनोपोली है, ठीक है। सो ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, और क्योंकि 80% मार्केट उसके पास है, तो यू कैन से इट्स क्लोज टू मोनोपोली। बट कंट्रोल ऑफ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज विद वन फर्म, दैट्स एक्सट्रीमली रेयर। वैसे ऐसा होता नहीं है। जो ज्यादा कॉमन चीज होती है वो ये वाली और ये वाली होती है, यानी कि गवर्नमेंट रेगुलेशन और नेचुरल मोनोपोली या प्रोडक्शन प्रोसेस वाली। तो इसी के ऊपर ये वाली असाइनमेंट भी है कि क्या गवर्नमेंट को ऐसी जो है वो मोनोपोलीज को सस्टेन करना चाहिए, क्या ये इज इट अ बैड स्ट्रेटजी और नॉट। अगले में देखते हैं। अगले यहाँ पे ये आपको जो मैंने पढ़ाया वो, ताकि आपको समझ में आए कि मोनोपोली की डेफिनेशन क्या क्या है और उसकी क्या क्या रीजंस हो सकती हैं। सो इन पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट नंबर 14 वी विल लुक एट दिस एंट्री बैरियर। तो मैंने कहा ना एंट्री बैरियर्स जो हैं उसके सेकंड पार्ट उन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट क्रिएटेड मोनोपोलीज, और यही आपसे जो है वो एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, मांगी हुई है आपसे इन दी फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, असाइनमेंट नंबर 14। तो गवर्नमेंट की किस तरीके से मोनोपोलीज क्रिएट कर सकती है? देखिए जी, एक तो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो एक किसी पॉलिटिकल क्लाउड की वजह से या करप्शन की वजह से किसी एक इंडस्ट्री के सारे जो राइट्स हैं सेलिंग के, वो एक इंडिविजुअल को बेस्टो करते हैं। पुराने ज़मानों में इस तरीके से होता था, किंग्स वगैरह के ज़माने में, कि उसको एक इंडस्ट्री के सारे जो राइट्स हैं ऑफ सेलिंग, वो किंग जो है वो किसी एक बिजनेस पे बेस्टो कर देता था। पाकिस्तान के अंदर भी मोनोपोलीज तो एग्जैक्टली नहीं, लेकिन कई दफ़ा जैसे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दे कि जी जो अजनास हैं, जैसे शुगर है फॉर एग्जांपल, देयर वाज अ टाइम जब ये कहा जाता था कि जी
शुगर जो है वो मैन्युफैक्चर करने के लिए इतनी गवर्नमेंट की परमिशंस की ज़रूरत होती थी, दैट वाज अ काइंड ऑफ अ बैरियर। और उसमें फिर वो सिर्फ जो, या तो वो खुद जो पॉलिटिशियंस होते थे वो अपनी ही सिर्फ शुगर मिल्स लगाते थे, या अपने क्लोज बिल्कुल फ्रेंड्स को जो है वो उसके राइट्स देते थे। दैट kind of is political malpractice, and the monopolies which are created by the government as an outcome of these malpractices, that is a really harmful situation for the welfare of the society. However, sometimes governments create monopolies in order to give a kind of a support to innovation and creativity. ठीक है, अब अगर किसी साइंटिस्ट ने या किसी फर्म ने अपनी R&D में इन्वेस्ट करके कोई इस किस्म की नई प्रोडक्ट बनाई है, फॉर एग्जांपल एक नई कोई ऐसी ड्रग इंट्रोड्यूस की है, कोई एक नया ऐसी मेडिसिन इंट्रोड्यूस की है जिसको के बनाने की जो सीक्रेट फार्मूला है वो सिर्फ उनके पास है, तो वो इट इज़ वेरी मच लीगल दैट इट कैन गो टू द गवर्नमेंट. इट हैज सेड कि लिसन, वी हैव made this formula, this innovation through which we can access a particular need in the market, so we should be given the exclusive rights to sell that particular product or ड्रग. उसको पेटेंट कहा जाता है बच्चों. इस तरह की जो सिचुएशन होती है ना उसको कहा जाता है पेटेंट. पेटेंट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट सेज दैट ओके, whoever the innovator or the creator of that product is, that individual or firm has the exclusive right and nobody else is allowed to then hack into the formula and also start selling it. इसको पेटेंट कहते हैं. और इसके अलावा कॉपीराइट्स भी कहा जा सकता है. जैसे अगर किसी ने किताब लिखी है और उसके कॉपीराइट्स उसके पास हैं, या कोई गाना बनाया है उसके कॉपीराइट्स ट्यून के उसके पास है, तो फिर वो कोई दूसरा बंदा वैसी किताब, वही किताब या क्लोज इनफ या वैसी क्लोज इनफ ट्यून नहीं कर सकता, और उसको सेल करने के, उसका बिजनेस मॉडल बनाने के, उस किताब के या ट्यून के राइट्स उस एक इंडिविजुअल के पास होते हैं. उसे कॉपीराइट कहते हैं. तो कॉपीराइट एंड पेटेंट ऑल्सो, it starts a kind of an entry barrier for other firms, but this is this is okay. This situation is not a bad public policy. It is good public policy. Why? Reason being it encourages the innovation, it encourages creativity. So that is why in this particular case of patent and copyright, the monopolies so called created, which are short term really, because soon the other competitors will also try to discover a similar formula. For example, coke agar market ke andar aaya hai, so initially the Coke formula was a very huge kept secret, but then Pepsi also उसने कोला का जो फॉर्मूला था वो अडेप्ट किया और एक सिमिलर प्रोडक्ट, कोला प्रोडक्ट जो है वो लेके आया, एंड देन खैर. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मोनोपोलीज इस तरह पेटेंट्स और कॉपीराइट से होती हैं, ये दे आर फाइन एंड बट दे डोंट लास्ट अ वेरी लॉन्ग टाइम. अच्छा जी, अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका आपका असाइनमेंट नंबर 14 का जो सेकंड पार्ट है, which says that define natural monopoly. What does the size of a market have to do with whether an industry is a natural monopoly or not? अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले you need to define what is a natural monopoly. A type of monopoly that arises because a single firm can supply a good or service to an entire market at a lower cost than could two firms. अब ये याद रखें, नेचुरल मोनोपोली वो है जिसका एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, उसको हम नेचुरल मोनोपोली कहेंगे. उसका क्या मतलब है कि उसका जो as it sells more and more, the market situation is such that its costs keep going down instead of first going down and then going up.
वो नॉर्मल तो वो यू शेप कर्व होता है ना, लेकिन अगर इसी तरीके से वो गिर रहा है तो ये एक स्पेस बनती है नेचुरल मोनोपोली के लिए। और एग्जाम्पल यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, उन्होंने दी है एक कंपनी की जो कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की एग्जाम्पल दी है। ये गौर से पढ़ना, पाकिस्तान के अंदर हमारा ये ख्याल है कि जी पानी तो जो है वो मुफ्त होता है और हर किसी को जो है वो फ्री और मुफ्त मिलना चाहिए। मैं जब पानी हम हमारे मुल्क में वाफर पानी था तो उस वक्त तो शायद ये लॉजिक जो थी ये दुरुस्त थी। लेकिन अब चेंज हो गई हैं, आपको सबको पता ही है कि हम वी आर अ वाटर स्ट्रेस कंट्री, और वो जब डैम्स बनाने की बार बार बात होती है कि पाकिस्तान के अंदर पानी ख़त्म हो जाएगा तो इसलिए डैम्स बनाने की ज़रूरत है। दैट इज़ ट्रू, मतलब वाटर रिजर्वायर्स बनाने की तो ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ पानी को कंसिडर करना चाहिए नॉट एज अ पब्लिक गुड एनी मोर or as a free good anymore. It should be considered as a good which has a value, and if it has a value then it can be also made into a product. और अगर पानी जो है वो प्रोडक्ट है तो उसके बाद उसको सेल करने के लिए उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी नेचुरल मोनोपोलीज हो सकती हैं अगर ख़ास तौर पे एक नेटवर्क में इंट्रोड्यूस किया जाए जहां पे द वाटर इज गोइंग डायरेक्टली टू द कस्टमर एंड नॉट थ्रू टैंकर्स एंड ऑल। वो अलग सिस्टम है। यहाँ ये है कि इस किस्म का एक ह्यूज आप नेटवर्क के अंदर इन्वेस्ट करें जहाँ पे जो है फिर वो शुरू में तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो और जैसे जैसे बहुत सारे लोग उसमें से उन्हीं पाइप्स को यूज़ करते जाएं तो कॉस्ट जो है वो कम होती जाए। तो ये एक केस है नेचुरल मोनोपोली का। मुझे जो नेचुरल मोनोपोली का मेरे जहन में आ रहा है केस, वो आई थिंक कि अगर इस्लामाबाद में जो आप में से बच्चे हैं वो नया टेल का मॉडल देखें तो उन्होंने यही किया है कि उन्होंने इनिशियली बहुत सारा पैसा लगा के और एक जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल ले डाउन कर दी है फॉर हाई स्पीड इंटरनेट। तो उसके बाद अपनी उस किस्म का हाई स्पीड इंटरनेट along with all the facilities for some time it remained a natural monopoly, but as the market was growing very rapidly इसलिए बाकी और भी competitors ने like PTCL वगैरह जिनके पास लैंडलाइंस हैं उन्होंने अपनी लैंडलाइंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की ताकि ये है कि उसको कंपटीशन दे सकें। सो दैट्स व्हाई उसकी मोनोपोली अब तक खत्म हो गई। लेकिन फॉर सम टाइम, लेट्स से फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, इट एंजॉयड दैट मोनोपोली सिचुएशन एंड द रीजन फॉर दैट वाज नॉट ओनली दैट इट वाज एन इनोवेशन, लेकिन उसके पास कोई पेटेंट एज सच इसका नहीं था, लेकिन उसका इस किस्म का एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व आ रहा था तो इसलिए वो फॉर सम टाइम इट वाज अ नेचुरल मोनोपोली। तो ये याद रखना है आपने कि जैसे जैसे वो नीचे जाता जाए तो उसी इस किस्म का जिसका एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व होगा वहां पे स्पेस होगी एक नेचुरल मोनोपोली की। ठीक है। और दूसरा पार्ट इसका यह है कि साइज, ये साइज मैटर्स अ लॉट बिकॉज एज द साइज ऑफ द मार्केट इंक्रीजेस a natural monopoly can evolve into a more competitive market। जैसे मैंने आपको एग्जांपल नया टेल की दी है कि शुरू में वो एक मोनोपोलिस्ट था फाइबर ऑप्टिक केबल से जो हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लेटर ऑन द मार्केट हैज स्टार्टेड ओपनिंग। अभी भी फ्यू प्लेयर्स हैं, और रीजन बीइंग के इनिशियली बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है इस किस्म की मार्केट्स के अंदर, तो द प्लेयर्स आर फ्यू बट इट इज़ ओपनिंग अप वेरी क्विकली। जैसे केबल्स शुरू के अंदर हर जगह एक या दो लोग होते थे जो केबल ऑपरेटर्स होते थे, फिर उसके बाद बहुत सारे केबल ऑपरेटर्स ने आना शुरू कर दिया। तो आई मीन ये मार्केट डायनेमिक्स है, लेकिन ये नेचुरल मोनोपोलीज है। जहां भी केबल एक दफा लगा दी उसके बाद और लोगों को आप उस केबल पे ऐड करते जाओगे तो कॉस्ट जो है वो इस तरीके की नीचे आती चली जाएगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल है नेचुरल मोनोपोली की। राइट, ये जो अब हम बात करें इस पेज के ऊपर, so this is the third part of assignment number 14 which asks you to explain that why the marginal revenue of a monopolist is less than the price। तो उसके लिए easiest way is कि we can look at it from the point by making a numerical। तो इस न्यूमेरिकल को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। क्वांटिटी ऑफ वाटर, अब ये मोनोपोलिस्ट हमने एग्जांपल ली थी कि द मोनोपोलिस्ट इज सेलिंग गैलन्स ऑफ वाटर।
ठीक है, तो वो गैलन्स ऑफ वाटर जब वो सेल करता है तो वो 0 गैलन सेल करेगा, तो उसकी क्या प्राइस है। इसी तरह वो 1 2 3 4 गैलन्स, यहाँ पे हमने गैलन्स ऑफ वाटर लिया है। अब प्राइस का आप देखो, ये बहुत क्रिटिकल है। इसको कंपेयर करो जरा पीछे जाके आप लोग परफेक्ट कंपटीशन से, तो वहां आपको पता चलेगा हमने प्राइस कांस्टेंट रखी हुई थी, क्योंकि प्राइस जो परफेक्ट कंपटीशन में तो बदलती नहीं है ना। एक जो इंडिविजुअल फर्म है, इट्स अ प्राइस टेकर, लेकिन इन द केस ऑफ मोनोपोली प्राइस चेंजेस। मोनोपोलिस्ट अगर ज्यादा बेचना चाहेगा तो उसको प्राइस कम करनी पड़ेगी, ठीक है। मोनोपोलिस्ट अगर ज्यादा बेचना चाहेगा तो उसको प्राइस कम करनी पड़ेगी, उसका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, बाय द वे अगर आप पूछना ही चाहें तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो डिमांड कर्व होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल या कंप्लीटली इलास्टिक, लेकिन इसका डिमांड कर्व जो होता है वो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। और इसीलिए आप ये काइंडली देखें कि ये इसका प्राइस चेंज होता है एज कंपेयर टू the perfect competition. The price is changing and it is falling. As this is increasing, as the quantity of water is increasing, the price is falling. अब इन दोनों चीजों को लेके हम पहले टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा 9 into 2 is 18, इसी तरह 8 into 3 24 etc. फिर हम इसे एवरेज रेवेन्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ किस तरह। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी, राइट। तो इसको अगर हम छोड़ दें, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना था आपका? आपका 10 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 1, 10 आ गया। इसी तरह 18 डिवाइडेड बाय 2 9 आ गया। इसी तरह 24 डिवाइडेड बाय 3 आपका आ गया 8। अब ये काइंडली देखो, एवरेज रेवेन्यू को देखो जो फार्मूला से निकाला, और प्राइस को देखो वो जो है वो सेम है, तो ये याद रखना है। अब मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि जो आपका परफेक्ट कंपटीशन था उसमें प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू तीनों सेम थे, लेकिन यहाँ पे प्राइस और एवरेज रेवेन्यू इज द सेम थिंग, ठीक है। प्राइस और एवरेज रेवेन्यू इज द सेम थिंग, बट मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑलवेज लेस देन दैट। और यही चीज आपकी जो है वो असाइनमेंट 14 का आखिरी पार्ट आपसे डिमांड करे, आप एक्सप्लेन करें कि ऐसा क्यों है, ठीक है, कि ये प्राइस हमेशा कम क्यों होता है। अब देखो, पहले तो इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो। ये कैसे कैलकुलेट हुआ है? ये कैलकुलेट इससे हुआ है, ठीक है। ये देखें, 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये 10 आया है। 8 किस तरह आया है? 8 आया है 18 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, तो वो 8 आ गया। इसी तरह ये 6 कैसे आया है? 24 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। तो ये अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो उसमें ये आएगा। और अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ आके देखो, इस पॉइंट के ऊपर 28 माइनस 30, तो माइनस 2 ही आंसर आ गया ना, डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6। तो ये माइनस के अंदर भी आ सकता है, जीरो भी हो सकता है और माइनस के अंदर भी आ सकता है। अब यहीं से देख लो वेरी क्लियरली, फॉर एग्जांपल जहां ये 10 था तो ये 8 है, जहां ये 7 है, प्राइस 7 है, तो ये 4 है, ठीक है। इधर भी आपको ये बात क्लियरली नजर आ रही है कि द मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन द प्राइस, और ये चीज आपने आपके असाइनमेंट में भी पूछी गई है, ठीक है। द मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन द प्राइस। अब इसका इसी चीज को समझते हैं एक डायग्राम से भी, और वहां पे इसकी लॉजिक को और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। राइट, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वही बात है, असाइनमेंट 14 का पार्ट जो थर्ड पार्ट है, जिसमें कि आपने एक्सप्लेन करना है व्हाई फॉर अ मोनोपोलिस्ट द मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन द मार्जिनल
इज लेस देन द प्राइस, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और यहाँ पे शुरू में देखें बात क्या बताई गई है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू फॉर मोनोपोली इज डिफरेंट फ्रॉम द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ कंपेटिटिव फर्म। ट्रू, बिकॉज जैसे पहले भी मैं आपको कह रही थी, वहां तो मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस एक ही चीज होती है, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस एक ही चीज होती है। यहाँ ऐसा नहीं है, और उसका रीजन ये है कि वहां पे यहाँ पे there are two kinds of effects which happens, and these two effects, when there is when the monopolist wants to sell more, then there are two kinds of effects which happen. Of course, a firm in the competitive market, if it wants to sell more, it can just sell as much as it wants on the going and current price. But if a monopolist wants to sell more, then he has to lower the, or she has to lower the price. So the or उसके अंदर जब वो when the monopolist is selling more, then there are two effects. One is the output effect and the other is the price effect. More output is sold, so Q is higher, which tends to increase total revenue, right? So more output is sold, so Q is higher, and therefore जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो there is going to be more revenue. So that's the output effect. The price effect, अब मसला क्या है कि आपने रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू को फाइंड करने के लिए पी और क्यू को मल्टीप्लाई करना है। क्यू बढ़ भी रहा है लेकिन प्राइस क्योंकि कम हो रही है, तो ये प्राइस इफेक्ट है कि एट व्हेन ही वांट्स टू सेल मोर देन ही हैज टू रिड्यूस द प्राइस। अब ये सिर्फ प्राइस इफेक्ट जो है ये ओनली मोनोपोली सिचुएशन में होता है, ये परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में नहीं होता। और इसी वजह से आपको ये जो है डिमांड कर्व नजर आएगा। ये एवरेज रेवेन्यू भी है और इसको हम डिमांड कर्व भी कह सकते हैं। ये वही जो पिछले पेज पे आपने देखा था न्यूमेरिकल, उसको प्लॉट कर किया हुआ है, और साथ इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है बिटवीन आउटपुट इफेक्ट एंड द प्राइस इफेक्ट। एंड बिकॉज देयर इज दिस प्राइस इफेक्ट, दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग marginal revenue curve which is lower than the average revenue or price curve, as well as this can be negative. This can also be a negative when the price effect is a lot and it's very large, then it can also be negative. ठीक है, अब इसके बेसिस के ऊपर आप लोग अपनी असाइनमेंट नंबर 14 को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक, नाउ अब ये आपने देखना है, गो ओवर दिस अगेन। ये खत्म होने वाली है क्लास, वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट, लेकिन मैं दोबारा से आपको बता दूं कि आपने ये 15th जो अपना नंबर 15 आपने ये खोलना है, चैप्टर नंबर 15 ये, एंड इसके अंदर जो पहला पार्ट है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था वो यही है दैट जो प्राइस होती है मोनोपोलीज और परफेक्ट कंपटीशन में मेन डिफरेंस ये है कि मोनोपोली के अंदर जो परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशंस हैं वो होल्ड नहीं करती क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स नहीं हैं। सो यहाँ पे आप देखें और अगेन दोबारा से देख लीजिएगा मोनोपोली के रीजंस कौन से हो सकते हैं। ये इसमें आपका फर्स्ट पार्ट आंसर हो जाता है। सेकंड पार्ट ये है कि जी ये देखें, ये लिखा हुआ है क्लियरली नेचुरल मोनोपोलीज और उसके रीजंस। अभी इससे पहले मैंने आपको ये भी बताए हैं दोबारा से। एंड द लास्ट थिंग इज, जो लास्ट पार्ट है उसमें ये वाला टेबल बनाना है, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है और ये आउटपुट और प्राइस इफेक्ट बताने हैं, जिसकी वजह से फिर आप इस टेबल, इस ग्राफ को भी बनाएंगे। ये अपनी बुक में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। दिस इज अबाउट टू एंड नाउ। अपनी बुक में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे शुरू में भी आपको बताया है, आपको का इसमें से जो क्वेश्चंस मैं पूछूंगी वो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। सो आई विल नॉट गिव यू दिस, ये जो मैं टेबल है इसके अंदर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं दूंगी, ठीक। और क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, अच्छा जी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द अटेंडेंस, वो मैंने अभी अपलोड नहीं की, ठीक है। अटेंडेंस मैं बाद में अपलोड करूंगी, तो आप लोग जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन डूइंग योर वर्क, ठीक।
बाकी अटेंडेंस का जो भी चीज़ है वो मैं बाद में देखती हूँ। अभी अटेंडेंस जो है मैंने इसको कम्प्लीटली अपलोड नहीं किया। So this is going to end now. Please assignment number 14 complete कर लें। अगली क्लास में मैं assignment number 15 करवाऊंगी। ठीक? Okay, the class is going to end now.